वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की आज की इस वीडियो में हम सी एस 401 जो कि असेंबली लैंग्वेज है, इसका लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। और इस सीरीज इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल मैं अभी कंप्लीट करवा दूंगा। और ये तकरीबन आपके कोई 12 चैप्टर्स हैं, 9 चैप्टर्स, 10 चैप्टर्स, 11 चैप्टर्स हैं। तो 10 से 11 मेरे ख्याल में हैं या मैक्सिमम 12 हैं। इसके अंदर आपके 45 लेक्चर्स को पहला टॉपिक है आपका एड्रेस बस एंड कंट्रोल बसेस। उससे पहले आपको बता रहा है कि जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है ये क्या करता है, ये कंप्राइजेज होता है प्रोसेसर से, मेमोरी से और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से। अब ये क्या चीज़ें होती हैं जी, इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। अगर ये मेमोरी ना होती, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ना होती, अगर प्रोसेसर ना होता, तो हमारे पास कंप्यूटर नाम की कोई मशीन ना होती। तो कंप्यूटर बेसिकली एक मशीन है दैट इज द कलेक्शन ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी एंड द प्रोसेसर। अब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का क्या काम होता है? इसका काम होता है कि इनपुट देना और आउटपुट देना। तो इनपुट और आउटपुट से आप इनपुट देते हैं, इनपुट जो है वो आउटपुट आप लेते हैं। इसी तरह से हमारे पास प्रोसेसर होता है। प्रोसेसर का काम होता है प्रोसेस करना किसी भी चीज़ को। प्रोसेसर परफॉर्म, ये आपको ब्लू डेटा लिखा हुआ नजर आ रहा है कि प्रोसेसर परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन द डेटा। प्रोसेसर क्या करता है जी, ये परफॉर्म करता है और डेटा को जो कि हमारे पास रिसाइड्स होता है इनटू द मेमोरी। यानी कि आपको ये बात यहाँ पे डिटेल से करवाई जा रही है कि हमारा जो प्रोसेसर होता है, उस प्रोसेसर का काम ये होता है कि हमारे प्रोसेसर को प्रोसेस करना, यानी हमारी चीज़ों को प्रोसेस करने का जो काम होता है वो प्रोसेसर का होता है। अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो मेमोरी के अंदर चीज़ें पड़ी होती हैं उसको प्रोसेस करने का काम जो है वो प्रोसेसर का होता है। ये सारी आपको, ये जो पहला पैराग्राफ है इसके अंदर आपको ये बताया जा रहा है, फर्स्ट कर लें कोई डेटा है, उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए, जिस तरह मैं आपको इस टाइम लाइव क्लास गूगल मीटिंग पे दे रहा हूँ, मेरी जो लाइव क्लास आपको मिल रही है ना, अब मेरी आवाज़ आप तक डायरेक्टली नहीं आ रही। मेरी आवाज़ कैसे आप तक आ रही है? देखें, मेरी आवाज़ को पहले जो है वो कम्युनिकेट किया जा रहा है। मेरी आवाज़ को पहले इसको कंप्यूटर के प्रोसेस में लेके जाया जा रहा है। प्रोसेसर के पास मेरा कंप्यूटर इस चीज़ को प्रोसेस कर रहा है। कंप्यूटर के प्रोसेस करने के बाद अब कंप्यूटर कैसे प्रोसेस करता है? 0101 की फॉर्म में प्रोसेस करता है। फिर मेरी आवाज़ थ्रू नेटवर्क आगे आप तक ट्रांसफ़र की जाती है। अब आगे आपका नेटवर्क है वो मेरी आवाज़ को कैच करता है। कैच करने के बाद क्या होगा जी, अब आपके जो मोबाइल है या जो लैपटॉप है उसके अंदर मॉडम लगी हुई है। मॉडम मेरी आवाज़ को 01 की फॉर्म से दोबारा से ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करेगी और देन आपके स्पीकर तक आएगी और स्पीकर से आपके कानों तक जाएगी। ये बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है। अब इसको करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? वो आपकी होती है प्रोसेसर की। और मेरी ये जो आवाज़ है वो टेम्परेरी तौर पे कहाँ पर स्टोर हो रही है? वो स्टोर हो रही है जी रैम के अंदर। रैम बेसिकली मेमोरी को कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो इंटरनली तौर पे काम किया जाता है। अब देखें, कुछ हमारे पास मैनेजमेंट के लिए चीज़ें होती हैं जिसको हम बसेस कहते हैं। बसेस को हम कहते हैं जनाब तारों को, यानी जो वायर्स होती हैं कंप्यूटर की ज़बान में उसको बसेस कहा जाता है। अब 3 तरह की हमारे पास बसेस होती हैं। कौन कौन सी बसेस होती हैं? एक होती है एड्रेस बस, एक होती है हमारे पास डेटा बस ये वाली, और एक होती है हमारे पास जो है वो थर्ड बस का नाम होता है, उसको हम कहते हैं कंट्रोल बस। अब देखें, अब डेटा बस का काम क्या होता है जी? डेटा बस का काम ये होता है कि हमारे, चले हम शुरू से स्टार्ट करते हैं एड्रेस बस से। एड्रेस बस का क्या काम होता है मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। डायरेक्टली हम एग्जांपल के ऊपर मूव करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, क्या बता रहे हैं आपको? देखें, ये आपकी मेमोरी है, ठीक है। अब इस मेमोरी को लिंक, ये एरो क्या कर रहा है? ये आपके लिए लिंक करवा रहा है। किसके साथ इसको लिंक करवा रहा है जी? इस प्रोसेसर के साथ। देखें, ये मेमोरी का लिंक किसके साथ है? डायरेक्टली तौर पे प्रोसेसर के साथ। अब मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है कैसे? देखिए, पहले मेरी आवाज़ आती है इस मेमोरी के अंदर और इस मेमोरी को हम नाम देते हैं रैम का, RAM, रैम डेफिनेटली स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब इस रैम ने क्या करना है? इसने वर्ड टू वर्ड, यानी यहाँ पर एक क्यू डेटा स्ट्रक्चर होता है हमारे पास। डेटा स्ट्रक्चर में एक लाइन लगी होती है और बारी बारी चीज़ों को प्रोसेस कर रहा होता है प्रोसेसर हमारा। अब मेरी आवाज़ आप तक आ रही है, ये बहुत स्पीडली काम हो रहा है। मेरी रैम क्या करती है? इस डेटा को जल्दी जल्दी प्रोसेस करती है। तो अब देखें, इसको क्या चाहिए? इसको इसके साथ लिंकिंग चाहिए। अब ये जो आपको रेड लाइन नजर आई ना, इसको हम कहते हैं तार यानी वायर, और इसको कंप्यूटर की जुबान में नाम दिया जाता है बसेस का, BUS बस, यानी कि बहुत ज़्यादा वायर्स होती हैं जिसको हम बस कहते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये जो एड्रेस बस है ना, इसका काम ये होता है कि ये आपके एड्रेस को जो है वो प्रोवाइड करता है कि आपका एड्रेस कैसे काम करेगा। यानी कि आपको ये बताया जाएगा कि मेमोरी के फलां हिस्से में जाके चीज़ पड़ी है, उसका एड्रेस ले लो और वहाँ पे जाके प्रोसेसर को दो, प्रोसेसर उसको प्रोसेस करेगा और उसी एड्रेस पे जाके वापस रख देगा। तो ये काम आपकी जो है वो एड्रेस बस कर रही होती है। सिंपल आप ये बात समझ लें कि अगर आपने को जो है वो काम करवाना है, अगर आपने ये काम करना है कि अगर आपने
अपने एड्रेस को जानना है कि आपको पता है हमने CS201 के अंदर और प्रीवियस CS301 के अंदर एक जो है वो अरे का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास मुख्तलिफ तरह से जो है वो रैम के बॉक्सेस बने होते हैं, वहाँ पे एड्रेस पड़ा होता है। तो ये जो एड्रेस आपको नजर आ रहा है, इस एड्रेस को हम कहते हैं कि ये हमारे पास मेमोरी के फलां हिस्से में पड़ा है। अब इसे प्रोसेस करो, प्रोसेस करने के बाद इसको उसी हिस्से में वापस रख दो और यूजर को आउटपुट की शक्ल में इसको दिखा दो। ये हमारे पास बेसिकली वर्किंग होती है। अब डेटा बस, डेटा का मतलब क्या है जनाब कि डेटा को लेके जाना फ्रॉम मेमोरी टू प्रोसेसर, यानी डेटा बस का काम है कि मेमोरी से प्रोसेसर की तरफ अगर डेटा लेके जाया जा रहा है तो वो डेटा बस की जिम्मेदारी है। अब तीसरा हमारे पास होता है कंट्रोल बस। तो कंट्रोल बस का क्या काम होता है? कंट्रोल बस का ये काम होता है कि आपके डेटा को कंट्रोल करना। इसकी बड़ी एक लंबी चौड़ी एग्जांपल आगे आएगी, उसको करवाने से पहले मैं आपको सिंपल एक एक्सरसाइज करवाना चाह रहा हूँ, कंट्रोल बस के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि कंट्रोल बस का बेसिक काम क्या होता है। तो कंट्रोल बस का काम होता है जनाब, ये देखें, ये वो स्ट्रक्चर है जो मैं आपको बता रहा था। मैं आपको इस चीज़ को यहाँ पे भी हाईलाइट करके बताता हूँ कि इस चीज़ को आपने कैसे एनालाइज करना है। देखिए यहाँ पे आप फर्ज कर लें कि ये आपके पास प्रोसेसर है, ये आपके पास मेमोरी है और ये आपके पास वो पार्ट है जो कि आपको, यानी आपके पास इनपुट आउटपुट का पार्ट है जिसको हम पेरिफेरिकल डिवाइसेस कहते हैं। देखिए इनपुट यहाँ से यूजर दे रहा है, अब इनपुट मेरी आवाज़ आ रही है, मेरी आवाज़ प्रोसेसर के पास आती है। देखिए क्या करता है ये मेमोरी, देखिए मेमोरी के साथ कनेक्टेड है, मेमोरी आगे प्रोसेसर के साथ कनेक्टेड है। ये तीन आपको बसें यहाँ पे नजर आ रही हैं। कौन कौन सी? एक कंट्रोल बस है, एक डेटा बस है और एक हमारे पास जो है वो दूसरी बसेस है जो कि इसको काम में लेकर आती हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं, जिसको हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो एक इनपुट आउटपुट को डिवाइस को लेके जाने वाली जो बस है उसको हम नाम देते हैं जनाब एड्रेस बस का, कि जिसने एड्रेस को लेके आगे चलना है। अच्छा अब देखें ये काम तो आपके पास हो गया, लेकिन इससे भी पहले आपको ये एग्जांपल दे रहा है। अब ये एग्जांपल मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा, सिंपल मैं आपको इसकी जो सेटिस्फैक्ट्री है, यानी मैं आपको इसकी चीज़ बता दूंगा कि इसके अंदर आपको बताया जा रहा है। वो कहता है आप फर्ज कर लें कि आपका एक नौकर है और उस नौकर को आपने कहा कि आपने बुक शेल्फ में तीसरे हिस्से में जाके क्या करना है, बुक शेल्फ के तीसरे हिस्से में जाके एक गुलाबी कलर की किताब पड़ी है वो लेकर आनी है। अब आपका नौकर आपके कहने पे वही काम कर देगा। अब देखिए नौकर बड़ा इंटेलिजेंट है आपका, क्योंकि उसके पास अल्लाह ताला ने उसको जहानियत दी है, अल्लाह ताला ने उसको ज़हन दिया है। लेकिन हमारा जो कंप्यूटर है वो डम डिवाइस है, DUMB डम। इसका मतलब होता है बहरी, यानी कोई बिल्कुल एक फुलिश टाइप डिवाइस है। जो आप कंप्यूटर को बताएंगे ना, कंप्यूटर आपके लिए वही काम करेगा, अदरवाइज किसी तरह का वर्किंग आपकी तरफ से या कंप्यूटर की तरफ से आपके लिए खुद से नहीं की जाएगी। अब देखें होता क्या है, होता ये है कि अब आपने बताना है अपने प्रोसेसर को कि भाई इस चीज़ को प्रोसेस करना है, इस चीज़ को प्रोसेस अभी नहीं करना। तो वो करेगा कौन? वो आपकी बसेस करेंगी थ्रू मेमोरी। तो इस चीज़ को हम कहते हैं, ये हमारे पास वो एग्जांपल है। अब आपको बता रहे हैं यहाँ पे कि कुछ हमारे पास कंट्रोल बसेस होती हैं जिसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है। देखें इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये काम ज़रूरी होता है और ये भी याद रखिएगा कि डेटा बस हो, कंट्रोल या ये जो एड्रेस बस है ये हो, या हमारे पास कंट्रोल बसेस हो। जो डेटा बस होती है ना, ये बाय डायरेक्शनल होती है, यानी इसने डेटा को मेमोरी से लेकर जाना है प्रोसेसर के पास और प्रोसेसर से लेकर जाना है मेमोरी के पास। तो ये डेटा बस जो है ये बाय डायरेक्शनल है। इसी तरह से जो कंट्रोल बस है ये भी बाय डायरेक्शनल है। अब ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है कि कैसे बाय डायरेक्शनल है। इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो आपके पास एड्रेस बस है ना, ये आपके पास यूनी डायरेक्शनल है। यहाँ पे लिखा होगा, ये देखें, डेटा मूव्स बोथ प्रोसेसर। ये डेटा बस जो है ये आपके पास क्या है, ये बाय डायरेक्शनल है, जबकि जो एड्रेस बस है ये देखें ये यूनी डायरेक्शनल है। यूनी डायरेक्शनल का मतलब ये होता है कि सिंपल आपका एड्रेस जो है वो जाएगा कहाँ से कहाँ, ऑलवेज ट्रैवल, ये हमेशा ट्रैवल करेगा प्रोसेसर टू मेमोरी, यानी प्रोसेसर से मेमोरी की तरफ ये हमेशा ट्रैवल करेगा। इसके अलावा ये कहीं पे भी ट्रैवल नहीं करेगा, यानी मेमोरी से प्रोसेसर की तरफ नहीं आ सकता। बस पर जो है वो प्रोसेसर से मेमोरी की तरफ आया। अब मेमोरी में चूंकि प्रोसेसर ने ऑलरेडी डेटा को प्रोसेस कर दिया है, अब मेमोरी ने आगे आपकी स्क्रीन के ऊपर आउटपुट दिखाना है, बस काम खत्म। अब वो दोबारा प्रोसेस होने के लिए जाएगा तो वो दोबारा से नए तरीके से डेटा हमारे पास प्रोसेसर के लिए आएगा। तो इसको हम कहते हैं ये हमारे पास जो है वो जो एड्रेस बस है ये यूनी डायरेक्शनल है, जबकि डेटा बस जो है ये बाय डायरेक्शनल है। इसी तरह से जो कंट्रोल बस है ये भी बाय डायरेक्शनल है। अब अच्छा कंट्रोल सर, बस का एक काम क्वेश्चन क्या है। होता है, कंट्रोल बस का काम ये होता है, तो कंट्रोल बस के बारे में बता रहा था। कंट्रोल बस का काम क्या होता है जी, कंट्रोल बस का काम ये होता है कि आपकी मेमोरी को, आपके प्रोसेसर को कंट्रोल करना। अब इसकी एग्जांपल आप कुछ यूं समझिए जो कि आपके हैंडआउट्स के अंदर दी हुई है। देखें वो कह रहा है इफ द प्रोसेसर, मैं इसको अगर दोबारा बैक करूं तो आपसे वो क्या कहता है कि इफ द प्रोसेसर, अगर एक प्रोसेसर है वो क्या चाहता है, वांट टू रीड, प्रोसेसर चाहता है कि वो डेटा को रीड करे। अब इसको आपने जरा गौर से समझना है कि इफ प्रोसेसर, अगर प्रोसेसर वांट चाहता है कि टू रीड, कि वो रीड करे, बट मेमोरी वांट टू राइट, लेकिन मेमोरी चाहती है वो राइट करे।
देन देयर विल बी नो कम्युनिकेशन। यानी कंट्रोल बस की अहमियत आपको बता रहे हैं कि अगर मेरा प्रोसेसर चाहता है कि मैं डेटा को मेमोरी से रीड करूं, जबकि मेमोरी चाहती है कि मुझ पे भी डेटा लिखा जा रहा है, मुझे भी इनपुट दिया जा रहा है, मैं उसको लिखवा लूं यूजर से, तो तब क्या होगा, कोई कम्युनिकेशन नहीं होगी। इसी तरह से अब इसके लिए जरूरी ये है कि अगर मेमोरी प्रोसेसर को बताना चाहती है तो प्रोसेसर सुने, अगर प्रोसेसर मेमोरी से कम्युनिकेट करना चाहता है तो मेमोरी को वहां पे चुप करके कम्युनिकेशन करने की जरूरत है। तो इस चीज को मेंटेन किया जाता है जनाब कंट्रोल बस की मदद से। यानी कंट्रोल बस हमारे पास एक ऐसा जिम्मेदारी कंट्रोल बस को दी जाती है कि आपने प्रोसेसर और मेमोरी के दरमियान ताल्लुक बनाना है। प्रोसेसर चाहता है कि मैं प्रोसेस करूं तो मेमोरी उसको डेटा दे दे, मेमोरी चाहती है कि बस अब मुझे डेटा मजीद मेरे पास नहीं है, ये बात प्रोसेसर को जाकर बता दी जाए, तो कंट्रोल बस प्रोसेसर को जाके इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि बस ठीक अब है। यहाँ पे ये बात खत्म हो गई है, अब मेमोरी फर्दर कोई डेटा प्रोसेस नहीं कर सकती। अच्छा तो सर, ये अपनी हमारे बैटरी पास चेक मेन कीजिएगा। वर्किंग चलती है। ये हमारे पास जनाब वर्किंग होती है कंट्रोल बस की, और ये कंट्रोल बस आपको टफ टाइम दे सकता है आपके पेपर के अंदर। मेक श्योर कि इसको याद होना चाहिए आपको। ठीक है जी, नेक्स्ट हम मूव करेंगे। तो नेक्स्टली आपको क्या बता रहा है, नेक्स्ट के अंदर आपको कंट्रोल बस की मेन फंक्शनैलिटी के बारे में बताया जा रहा है। इस इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को याद रखिएगा। फॉर दीज रीजन, इन रीजन की वजह से द कंट्रोल बस इज अ बाई डायरेक्शनल बस, कि जो कंट्रोल बस है वो बाई डायरेक्शनल बस है एंड कैरी इंफॉर्मेशन, और ये इंफॉर्मेशन को पकड़ती है, कैरी करती है फ्रॉम प्रोसेसर टू मेमोरी, प्रोसेसर से मेमोरी की तरफ, एज वेल एज मेमोरी टू प्रोसेसर, और मेमोरी से प्रोसेसर की तरफ। तो ये आपके पास एक मेनली काम होता है। आगे हम आते हैं रजिस्टर्स के ऊपर। जनाब ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका। रजिस्टर्स क्या होते हैं? रजिस्टर टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस होते हैं इनसाइड द प्रोसेसर। ये मैंने लिखा हुआ भी है यहाँ पे कि रजिस्टर बेसिकली टेम्परेरी स्टोरेज प्लेसेस होती हैं प्रोसेसर के अंदर। इसकी एग्जांपल कुछ आप यूं समझिए, फर्ज कर लें कि आपका कंप्यूटर या आपका प्रोसेसर, फर्ज कर लीजिए कि मेरे कंप्यूटर की मेमोरी है 2, यानी मेमोरी का मतलब रैम है 2 और 2, इसका जवाब आता है 4। मेरा कंप्यूटर जो वो 4 बिट है, यानी कि सिर्फ 4 डिजिट्स तक वैल्यू को स्टोर किया जा सकता है मेरे कंप्यूटर के अंदर। अब मैं कहता हूँ 2 और 3, मेरा जवाब आ गया 5। अब देखिए, जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल दी थी कि 5 के अंदर क्या है, अब 4 वैल्यूज तो है, वो बिट्स क्या होती हैं 0 1 0 0 1। अब देखें, इस 0 के बगैर मेरा पूरा डेटा या मेरी पूरी वैल्यू गलत हो जाएगी। अब ये 4 बिट्स तो स्टोर हो गई, लेकिन ये 0 स्टोर नहीं हो रही, तो इसको खत्म कर देंगे हम? नहीं। अगर इसे खत्म किया जाएगा तो मेरा पूरा प्रोग्राम, मेरी होल वर्किंग जाया हो जाएगी। तो फिर मैं क्या करूं? अब मुझे इस एक बिट को स्टोर करवाने के लिए रजिस्टर्स जो है वो दरकार होते हैं। रजिस्टर्स बेसिकली एक ऐसी मेमोरी होती है जहां पर आप एक हद तक की वैल्यू को, एक डिजिट तक की वैल्यू को परफॉर्म कर सकते हैं, और वो आपको वो वैल्यू को परफॉर्म करवाने के बाद आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक तमाम तर डेटा को प्रोवाइड कर देती है, और आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपकी डेस्टिनेशन पे आंसर आ जाता है। तो रजिस्टर बेसिकली याद रखिएगा टेम्परेरी स्टोरेज प्लेसेस हैं प्रोसेसर के अंदर, दैट इज आल्सो कॉल्ड द कैशियर मेमोरी एंड द कैश मेमोरी। इंशाल्लाह इन द अपकमिंग लेक्चर वी शैल डिटेल्ड अबाउट ऑन इट, लेकिन अभी रजिस्टर के बारे में आपको बताया जा रहा है। ये तमाम चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं, इसको बस आपने एज इट इज़ याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। अच्छा, अब रजिस्टर की कुछ टाइप्स है जनाब, उसको हम कहते हैं ए रजिस्टर, बी रजिस्टर, सी रजिस्टर और डी रजिस्टर। अब हर मैन्युफैक्चरर ने, जिस तरह हम इंटेल की बात करेंगे, इंटेल का जो प्रोसेसर है 8088, उसके ऊपर बात की जाएगी, लेकिन उससे पहले वो आपको बता रहा है कि इसकी कुछ टाइप्स हैं, और वो टाइप्स कौन सी हैं। अच्छा, पहले याद कर लें, एक्स स्टैंड फॉर इंडेक्स रजिस्टर। जहां पर भी एक्स रजिस्टर आएगा वहां पे आपने समझ जाना है कि ये इंडेक्स रजिस्टर की बात कर रहा है। अब हम चलते हैं टाइप्स के ऊपर। तो अकोमुलेटर, अकोमुलेटर क्या होता है? ये सेंट्रल रजिस्टर होता है जो आपके तमाम मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहा होता है। इसके बाद अलावा ये भी बात याद रखिएगा कि अगर आपका प्रोसेसर 32 बिट का है ना, तो आपका अकोमुलेटर भी 32 बिट का होगा। अगर आपका प्रोसेसर 64 बिट का है तो आपका जो अकोमुलेटर होगा वो भी 64 बिट्स का होगा, 64 बिट का होगा। ठीक है, अगर प्रोसेसर 8 बिट का है तो आपका अकोमुलेटर भी 8 बिट का होगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा चुका है और पूछते भी हैं। आगे हम चलते हैं पॉइंटर के ऊपर, इंडेक्स के ऊपर और बेस रजिस्टर्स के ऊपर। अब देखें, इसकी कुछ टाइप्स मैंने आपको बताया, वही हम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी मैंने आपको इंडेक्स रजिस्टर के बारे में बताया। अगर कहा जाए कि एक्स है तो एक्स का मतलब है इंडेक्स रजिस्टर। अब द नेम, ये जो नेम वेरी करते हैं मैन्युफैक्चर टू मैन्युफैक्चर, बट द बेसिक डिस्टिंक्ट यूज प्रॉपर्टी इज दैट इट डज नॉट होल्ड डेटा बट होल्ड द एड्रेस ऑफ द डेटा। समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हियर कि बेसिक जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है ना रजिस्टर की, वो ये होता है
कि आपने डेटा को होल्ड नहीं करना, आपने डेटा के एड्रेस को होल्ड करना है। आई रिपीटेड माई कॉन्सेप्ट। मेरे पास एक रजिस्टर है, उस रजिस्टर का काम ये होता है कि उसने डेटा को होल्ड नहीं करना बल्कि डेटा के एड्रेस को होल्ड करना है, और डेटा के एड्रेस को होल्डिंग के साथ साथ उसने हमें बताना है कि इसकी डेस्टिनेशन कहाँ पर है, ताकि हमें वक्त आने पे हम उसको जल्द से जल्द उसको इस्तेमाल कर सकें। तो ये हमारे पास बेसिक फंक्शनैलिटी होती है। अब जनरली हम क्या करते हैं जी, जनरली वी नीड एक्सेस, हमें एक्सेस करनी होती है टू द मेमोरी। मेमोरी का जहाँ पर भी वर्ड मेमोरी आएगा याद रख लें कि ये रैम की बात कर रहा है। जनरली हमें रैम मैनेजमेंट चाहिए होती है, और इसी के साथ साथ हमें तमाम तर चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। अकोमुलेटर मैंने आपको बता दिया जनाब, ये वो रजिस्टर होता है जो जितने बिट का आपका प्रोसेसर होगा उतने बिट का आपका अकोमुलेटर का रजिस्टर होगा। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है प्रोग्राम काउंटर और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके। देखिए प्रोग्राम काउंटर का काम क्या होता है। प्रोग्राम काउंटर का काम ये होता है कि आपके प्रोग्राम को काउंट करना। वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा, जिस तरह ऐड का ऑपरेशन है। तो अब जब आप अंडरस्टैंड करेंगे ना ऐड को, तो वो ट्रांसलेट दिस वर्ड, हमें ट्रांसलेट करना पड़ेगा ऐड। यानी अब इस ऐड की जो होती है ना, वो होती है 52, 53। वो आगे जाके आपको ये कॉन्सेप्ट आएगा। दूसरा लेक्चर आपका यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, पहले से ही मैंने अकाउमुलेटर जब पढ़ाना स्टार्ट किया था वहाँ से आपका दूसरा लेक्चर स्टार्ट हो गया था। तो देखिए आपने ये बात याद रखनी है कि प्रोग्राम काउंटर का काम होता है कि हमने प्रोग्राम को काउंट करना है। कैसे काउंट करना है प्रैक्टिकली आगे जाके मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले देखिए काउंटर का मतलब क्या है। कोई आप शिफ्ट कर रहे हैं, कोई मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पर प्रोग्राम काउंट हो रहा है, यानी कितने डिजिट्स हमने आगे जाना है, कब प्रोग्राम मूव करना है, या इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। अब इसका मतलब समझिए कि इसका मतलब है कि एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी प्रोग्राम इज डिफाइंड एज एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ऑर्डर इन दिस डेफिनेशन इज अ की पार्ट। इसका मतलब है जी ऑर्डर हमारे पास जो ना वो की पार्ट है। कैसे, अब देखिए मैं चाहता हूँ, और इसका सिंपल आप इस तरह समझ लें, ये देखिए मेरे पास ये एक प्रोसेसर है, एक ये है, यानी कि ये मेरे पास डेटा जो है ना वो आ रहा है। मैं पहले चाहता हूँ कि ये वाला डेटा प्रोसेस हो, फिर मेरे पास जवाब आए, फिर ये वाला हो फिर आए, फिर ये वाला हो फिर आए। अब देखिए ये एक ऑर्डर है। अब इस ऑर्डर को जो मेरे पास प्रोसेसर में प्रोसेस करवाने का जो जिम्मेदारी होती है ना, वो होती है प्रोग्राम काउंटर की। ठीक है, किसकी होती है? प्रोग्राम काउंटर की। प्रोग्राम काउंटर जैसे जैसे हम डेटा को प्रोसेस करने के लिए कहेंगे, वैसे वैसे हमारे ऑर्डर के मुताबिक हमारे डेटा को प्रोसेस करेगा। ये काम या ये जिम्मेदारी होती है प्रोग्राम काउंटर की। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। आई रिपीटेड दिस कॉन्सेप्ट अगेन। प्रोग्राम काउंटर का ये काम होता है कि वो आपकी पोजिशनल वैल्यू को, वो आपकी पोजीशन को प्लेस करता है और आपके ऑर्डर को मेंटेन करता है। ये देखिए मैंने आपको जिस तरह बताया था। और अच्छा, इसके लिए भी हमारे पास एक स्पेशल रजिस्टर होता है जिसको हम कहते हैं प्रोग्राम काउंटर, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अच्छा, अब जिस तरह देखें फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर 255142 फॉर द प्रोसेसर माइट बी ऐड। देखिए मैंने आपको बताया था 152, यानी 152 जो है ये ऐड करेगा आपकी इंस्ट्रक्शन को। ये आपका एमसीक्यू आ सकता है यहाँ से। ठीक है, 152 जो है ये आपकी इंस्ट्रक्शन को ऐड करेगा, और इसी तरह से 153 जो है ये आपकी इंस्ट्रक्शन को सब्ट्रैक्ट करेगा। ये देखें, रिमेंबर याद रख लें या याद कर लें, 152 फॉर द ऐड ऑपरेशन, ये आपको ऐड करके देगा, जबकि 153 जो है ये आपके लिए ऑपरेशन को सब्ट्रैक्ट करेगा, आपके लिए ऑपरेशन को माइनस करेगा। और ये बड़ा डिफिकल्ट है। कैसे? वो आगे जाके जब हम अपना पहला प्रोग्राम लिखेंगे वहाँ पे आपको इस चीज़ की समझ आएगी। लेकिन उससे पहले जनाब ऑप कोड देख लें। ऑप कोड क्या होता है? तो ऑप कोड का बेसिक कॉन्सेप्ट समझने से पहले आपको बता दें कि ऑप कोड होता क्या है। एंड ऑप कोड इज अ सिंगल इंस्ट्रक्शन, ये एक सिंगल इंस्ट्रक्शन होती है दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू, जो सीपीयू हमारे लिए एग्जीक्यूट करता है। तो ऑप कोड एक सिंगल इंस्ट्रक्शन है जो कि हमारे लिए हमारा सीपीयू एग्जीक्यूट करता है। आई रिपीटेड, ऑप कोड एक सिंगल इंस्ट्रक्शन है दैट इज एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू, जो कि हमारे सीपीयू से एग्जीक्यूट किया जाता है। आगे आपको बताएगा जी ऐड ऑपरेशन के बारे में। जब हम फर्स्ट प्रोग्राम लिखेंगे तो उस चीज़ को आगे हम देखेंगे, तो उसको हम आगे जाके कॉन्सेप्ट को कवर करें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंस्ट्रक्शन ग्रुप्स का। तो ये क्या होते हैं? ये हमारे पास निमोनिक्स होते हैं, एब्रीवेशन है, जिसका मतलब है कि ये एक्चुअल मशीन इंस्ट्रक्शंस हैं। मतलब आप कुछ भी देते हैं ना, मैं आपको आगे जाके इस चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा लेक्चर नंबर 3 के अंदर, हम इस चीज़ को फर्दर देखेंगे। देखें, सब मैन्युफैक्चर, कुछ मैन्युफैक्चर जिस तरह आप अगर आपने मेमोरी में, अगर आपने चीज़ों को लोड करवाना है मेमोरी के अंदर, तो आप क्या यूज़ करेंगे? डेफिनेटली आप लोड यूज़ करेंगे। ठीक है, मैं आपको इसको लोड करके दिखाता हूँ, या मैं आपको ये देखें, आप चाहते हैं मेरी मेमोरी में डेटा मूव हो जाए तो मूव करेंगे, लोड करना है मेमोरी में डेटा तो लोड का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा। यही आप असेंबली लैंग्वेज में इस्तेमाल करेंगे। अगर आप डेटा को स्टोर करना चाहते हैं मेमोरी में यानी रैम में, तो आप स्टोर का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपके पास इंस्ट्रक्शन ग्रुप्स हैं। ठीक है, जिसका मतलब है कि आपने चीज़ों को कैसे एनालाइज करना है। अब देखें डेटा इंस्ट्रक्शन मूवमेंट कैसे आप काम करेंगे। यहाँ पे देखें MOV मूव। अब हम असेंबली लैंग्वेज के अंदर पूरी वैल्यू नहीं लिखते, पूरा डेटा नहीं लिखते, हम लिखते हैं MOVE के बजाय MOV मूव। ठीक है, मूव कर दो
ए एक्स क्या है, ये रजिस्टर है, बी एक्स ये भी रजिस्टर है। लोड करो 1 2 3 4। अब देखें इसका मतलब क्या है कि मेमोरी में ए एक्स और बी एक्स को मूव कर दो और एल ए डी लोड करो 1 2 3 4 को, यानी मेमोरी में लोड कर दो 1 2 3 4 को। कैसे प्रैक्टिकल काम करना है आगे जाकर डिटेल से डिस्कस करते हैं। अर्थमेटिक और लॉजिक इंस्ट्रक्शंस देखें तो सिंपल सा काम आपने यहाँ पे करना है। देखें ऐड करना है, नहीं प्लस करना है जी ए एक्स को, फिर ऐड करना है बी एक्स को, फिर ऐड करना है इसको। तो सिंपल सा काम है, अभी आपको बता रहा है कि ये इंस्ट्रक्शन आपने याद रखनी है कि ऐड क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में आपको बता रहा है। यही आपके बारे में मेन चीजें अभी तक आपको डिस्कस करके बताया जा रहा है। प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया जी, ऐसा प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन जो कि आपके प्रोग्राम को कंट्रोल करता है कि पहले ये इंस्ट्रक्शन आई है तो इसने प्रोसेस होना है, फिर दूसरी आई है फिर दूसरे ने, फिर तीसरी है तो तीसरे ने। इस तरह ना हो कि आपका डेटा साइमल्टेनियसली ना आ रहा हो, बल्कि आपका डेटा आगे पीछे जो है वो चलता आ रहा हो। लास्ट टॉपिक अब होता है लेक्चर नंबर 2, दैट इज द स्पेशल इंस्ट्रक्शन यूज्ड रेयरली। स्पेशल इंस्ट्रक्शन का काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि ये आपको स्पेसिफिक प्रोसेसर बिहेवियर के मुताबिक आपका डेटा आपके लिए मीनिंगफुल प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है। यानी कि इसका काम भी यही होता है कि आपकी स्पेशल इंस्ट्रक्शंस को, डेटा को कन्वर्ट करता है। व्हेन, जब CLI क्लियर हम कहते हैं ना इंटरप्ट को, यानी जब हम कहते हैं ना CLI, इसका मतलब है कि पूरे प्रोसेसर का जो भी प्रोसेसर कर रहा है उसको क्लियर कर दो। अब CLI बेसिकली इज द शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ क्लियर, ठीक है, याद रखिएगा। और STI इज द शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ सेट इट। ये दोनों चीजें आपने याद रखनी है। यहाँ तक आपका लेक्चर नंबर 2 जो है वो खत्म हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो